ऑपरेशन सिंदूर भारत का पाकिस्तानी आतंक पर एक करारा हमला है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान बार बार सीज फायर वायलेट कर रहा था। उसे चुप कराने की सख्त जरूरत थी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने वही किया है। पाकिस्तान के 9 टेरर साइट्स जहां उन्हें ट्रेन किया जाता था, उन पर भारत ने अटैक किया है। भवलपुर, सरजल, मरकज अब्बास, कोटली, सैयदना बिलाल कैंप, ये साइट्स जैश ए मोहम्मद के कैंप्स थे। और मरकज तैयबा, मरकज अहिए हडीथ, शुआवाई नल्ला कैंप, ये एलईटी के साइट्स। वैसे ही हिजबुल मुजाहिदीन के साइट्स पर भी सियालकोट और कोटली में अटैक हुआ है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज टारगेट नहीं किए हैं और ना ही कोई सिविलियन एरियाज पर अटैक हुआ है। अटैक सिर्फ और सिर्फ आतंकी कैंप्स पर ही हुआ है। और अब पाकिस्तान कंफ्यूज है कि अगर वो कहे कि अटैक हुआ है तो उन्हें एडमिट करना होगा कि अभी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को वो पनाह देते हैं, और अगर वो चुप बैठा फिर भी बेइज्जती होगी। यानी दोनों तरफ से पाकिस्तानी आर्मी की लगी पड़ी है। कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि पहलगाम अटैक के बाद भारत कोई अग्रेसिव एक्शन क्यों नहीं ले रहा, और अब ऑपरेशन सिंदूर के साथ एवरीथिंग मेक्स सेंस। लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक ट्रैप का प्लान कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का इंपैक्ट क्या है, इस पर भी हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे जरूर, लेकिन यहाँ ये अश्योर करना जरूरत है कि हमें जल्दबाजी में कोई मिस इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। तो हम ऑफिशियल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आने की राह देख रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि किसी भी देश की ताकत के 4 पिलर्स होते हैं: इकोनॉमी, डिफेंस, एलाइज और ग्लोबल इमेज। ये पिलर्स इंपॉर्टेंट है और स्पॉइलर अलर्ट, इनमें से एटलीस्ट एक पिलर में पाकिस्तान भारत से बहुत आगे है। वो पिलर कौन सा हो सकता है, गेस कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए। चलिए आज के इस वीडियो में कंपेयर करते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के कंपैरिजन में कहां पर स्टैंड करते हैं, और वीडियो के एंड में समझेंगे कि दोनों देश एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं, वो भी एक इंडियन पर्सपेक्टिव से। अगर आप हमारी तरह पाकिस्तान के बारे में क्यूरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां आपसे मिस न हो जाए। बाय द वे, इस वीकेंड आपका प्लान क्या है? क्या आप इस वीकेंड एक नई स्किल सीखकर अपने लिए नए सोर्सेस ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं? क्योंकि इस वीकेंड एक ऐसा एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है जो आपको 16 घंटे की लाइव एआई ट्रेनिंग देगा, जहां आप सीखेंगे 20+ एआई टूल्स, डेटा एनालिसिस, वो भी बिना कोडिंग के, क्रिएटिंग स्टनिंग एआई इमेजेस एंड वीडियोस, और तो और आपका काम ऑटोमेट करने के तरीके भी, एंड मेनी थिंग्स जो आप एआई के साथ कर सकते हैं, जो आपके लिए खास आपके लिए होगा बिल्कुल फ्री। इफ अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न, तो इसका मतलब है आप 10,000 रुपए बचा सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके साइन अप करके। दिस इज आउटस्किल, वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म बैक्ड बाय रिनाउंड एआई इन्वेस्टर्स एंड एआई फाउंडर्स। 40 से ज्यादा देशों से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने ये प्रोग्राम किया है, वो भी हर फील्ड से, टेक फील्ड से भी और नॉन टेक फील्ड से भी। HR, मार्केटिंग, सेल्स, सब के लिए एआई रेलेवेंट है। अगर आप एआई सीख कर रिसेशन में होने वाले जॉब लॉसेस से खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इससे अच्छा और कोई मौका नहीं होगा। सो क्लिक ऑन द लिंक बिलो, रजिस्टर और इस वीकेंड फ्री में माइंड ब्लोइंग एआई नॉलेज सीखो आउटस्किल के साथ। जब भी बात ताकत की होती है तो सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी नहीं, क्योंकि मिलिट्री खड़ी करने के लिए, सोल्जर्स को पैसे देने के लिए, गन्स, एम्यूनिशन, टैंक्स खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। इसीलिए देश की स्ट्रेंथ का पहला पिलर है इकोनॉमी। चलिए नंबर्स से स्टार्ट करते हैं। भारत का नॉमिनल जीडीपी $3.9 ट्रिलियन है और पाकिस्तान का है $373 बिलियन। भारत का नॉमिनल जीडीपी पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है। मतलब क्या है? पाकिस्तान एक पूरे साल में जितना प्रोड्यूस करता है उतना भारत सिर्फ 5-6 हफ्तों में कर देता है। और पूरे देश का छोड़िए, महाराष्ट्र, भारत के एक स्टेट का जीडीपी पाकिस्तान के जीडीपी से बड़ा है, और जल्द ही तमिलनाडु भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ सकता है। भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पाकिस्तान टॉप 40 में भी नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 25 साल पहले सिचुएशन कुछ और थी। साल 2000 में पाकिस्तान का एक एवरेज इंसान साल के $733 कमाता था और भारत काफी पीछे था। भारत का एक एवरेज इंसान सिर्फ $442 कमाता था। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब भारत का पर कैपिटा जीडीपी $2,711 है और पाकिस्तान का $1,560।
यानी भारत का आम इंसान पाकिस्तानी आम इंसान से 73% ज्यादा अमीर है। और ये होता क्यों है? क्योंकि भारत की इकोनॉमी एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन चुकी है और पाकिस्तान आज भी एग्रीकल्चर छोड़ के कुछ और नहीं कर पाता। भारत की 9 कंपनीज फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आती हैं और पाकिस्तान की एक भी नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी उनकी सरकारी ऑयल एंड गैस कंपनी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है कॉल्ड फौजी फाउंडेशन। एज द नेम सजेस्ट, इसे आर्मी कंट्रोल करती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। सबसे ज्यादा स्कूल्स पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। और इन सारों को एक साथ मिलाया जाए तो पता चलेगा कि फौजी फाउंडेशन किसी भी एक कंपनी से ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। भारत सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, मशीनरी, यहाँ तक गाड़ियां भी एक्सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान, उनका मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स है। उनके टोटल एनुअल गुड्स एक्सपोर्ट का 60% टेक्सटाइल से आता है और ये डिपेंड करता है कॉटन पर, जो एक वाटर गजलिंग क्रॉप है। आज अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने के बाद पानी देना बंद करता है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी खत्म हो जाएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है वो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है और इन फैक्ट्स को समझने के बाद ही मैं कहता हूं कि एक देश की स्ट्रेंथ उसकी इकोनॉमी भी होती है। 1991 के आसपास हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म होने वाले थे और इसीलिए हमें IMF और वेस्टर्न देश मैनिपुलेट कर पाए। अब हमारे पास 600 बिलियन से ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स हैं और कुछ समय पहले तक पाकिस्तान के पास चाय इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं थे। हम चाय की एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया क्योंकि भारत ने पिछले 30 सालों में वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिससे ग्रोथ हो पाए। Whereas पाकिस्तान ने दूसरे देशों के लिए प्रॉक्सी वॉर्स खेलने पर फोकस किया। उन्होंने अमेरिका को अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को ट्रेन करने में हेल्प की, जो आगे जाकर तालिबान बने। और आज सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान में भी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एस्टैब्लिश किया है और वो इनोसेंट पाकिस्तानियों के लिए डेंजर बन चुके हैं। यहाँ हिलेरी क्लिंटन की वो बात याद आती है, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड वोंट ओनली स्ट्राइक योर नेबर्स। अब यहाँ बात अफगानिस्तान की हो रही है, भारत की हो रही है या फिर ईरान की, पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की अपने सारे नेबर्स के साथ दुश्मनी है। उनके अफगानिस्तान से पंगे, ईरान के साथ पंगे और भारत से पंगे लिए बगैर उनके आर्मी जनरल्स को खाना हजम होता है क्या? घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पिलर पर, मिलिट्री स्ट्रेंथ। सम नेशंस हैव एन आर्मी बट इन पाकिस्तान द आर्मी हैज अ नेशन। पाकिस्तान की आर्मी के बारे में क्या ही बोले। पंजाबी में एक कहावत है, एक्सक्यूज माई एक्सेंट, जंग कद्दी जितया नहीं ते इलेक्शन कद्दी हारिया नहीं। पाकिस्तानी आर्मी ने कोई जंग जीती है नहीं और वो कोई भी पाकिस्तानी इलेक्शंस हारे हैं नहीं। पाकिस्तानी मिलिट्री एंजॉयज अनलिमिटेड पावर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। लेकिन जब बात नंबर्स की होती है तो भारत में इन टोटल 14 लाख एक्टिव जवान हैं और पाकिस्तान के पास 6.6 लाख। भारत का डिफेंस बजट $80 बिलियन होता है, पाकिस्तान का कुछ $10 बिलियन, एटलीस्ट ऑफिशियली, यानी हमारा बजट उनसे 8 गुना बड़ा है। लेकिन जब बात न्यूक्लियर वेपन्स की होती है तो दोनों देश एक दूसरे से इक्वली मैच्ड हैं। दोनों देशों के पास अराउंड 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद है, जिसकी वजह से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होना काफी मुश्किल बन चुका है। पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स कैसे मिले, कहानी बड़ी दिलचस्प है। पाकिस्तान को जिस साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर पावर बनाया उन्हें मर्चेंट ऑफ मेनिस कहते हैं। ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों एरियाज में भारत के पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एडवांटेज है, फिर वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हो, नेवल वॉरशिप्स, आर्मर या आर्टिलरी। भारत के पास 4000 से ज्यादा टैंक्स हैं, जहां पाकिस्तान के पास 2000 से ज्यादा हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स है, लेकिन पाकिस्तान के पास F-16 और JF-17 है, जिनकी कंपैरिजन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो JF-17 जेट्स है वो चाइना से आए हुए हैं और इंटरनेट पर उन्हें लेकर पाकिस्तान बहुत प्रोपेगेंडा चला रहा है, जिस मुद्दे पर हम वीडियो में आगे आएंगे जरूर। पाकिस्तान की नेवी सिर्फ एक कोस्टल डिफेंस फोर्स है, whereas भारत की नेवी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से लेकर पर्शियन गल्फ तक अपनी पावर असर्ट करती है। यहाँ तक सोमालियन पायरेट्स भी हमारी नेवी से डरते हैं और चाइना भी हमारी नेवी की वजह से ही कंट्रोल में। हम हमेशा इंडियन नेवी के इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, उन पर बॉलीवुड कोई भी मूवीज वगैरह नहीं बनाता। लेकिन सच तो यह है कि भारत को सुरक्षित रखने में हमारी नेवी का एक अमूल्य योगदान है। अगर आप हमारी नेवी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। अब आते हैं तीसरे पिलर पर,
एलाइज। इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने बात की कि कैसे टर्की, मलेशिया और अजरबैजान ने पाकिस्तान को अपना सपोर्ट दिया है, लेकिन उनसे ज्यादा हमें अमेरिका और चाइना से डेंजर है। चाइना का तो पता है, लेकिन अमेरिका? अगर आप अमेरिका को भारत का एलाय मानते हैं, देन थिंक अगेन। आज ट्रम्प और मोदी जी काफी दोस्ती जताते हैं, लेकिन हमारे अमेरिका के साथ रिलेशंस काफी खट्टे मीठे रहे हैं। कोल्ड वॉर के दौरान भारत ने ना ही अमेरिका को सपोर्ट किया और ना ही यूएसएसआर को, लेकिन फिर भी हम यूएसएसआर की तरफ थे, वेरास पाकिस्तान अमेरिका की तरफ। इनफैक्ट अफगान सोवियत वॉर के समय पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को ट्रेन भी किया था। अमेरिका ने ही सोवियत रशिया के अगेंस्ट मुजाहिदीन की फोर्स खड़ी करने का काम पाकिस्तान को दिया था। ये थी अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर। अफगानिस्तान की डिफीट के बाद पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए कम हुआ जरूर, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और जिस तरह जियोपॉलिटिक्स डेवलप हो रहा है, भारत और पाकिस्तान में वॉर होगी या नहीं पता नहीं, ईरान में कुछ एक्शन जरूर होगी, तो अमेरिका को एक और प्रॉक्सी वॉर के लिए पाकिस्तान की मदद लग सकती है। तो पाकिस्तान को अमेरिका कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करेगा। भारत क्वाड का मेंबर है, ब्रिक्स का भी मेंबर है, लेकिन फिर भी आज तक यूएनएससी में परमानेंट सीट नहीं सिक्योर कर पाया है। ये एक वार्निंग साइन है कि दुनिया के बड़े पावर्स हमें दोस्ती का गाजर दिखा रहे हैं, लेकिन अगर वॉर का समय आया तो हमें कोई सपोर्ट करेगा या नहीं पता नहीं। Whereas चाइना ने ओपनली कह दिया है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। दिस फैक्टर ओवर हियर इज अ बिग इशू फॉर इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली हमें हरा नहीं पाएगा, लेकिन चाइना की हेल्प से वो काफी पावरफुल हो सकता है। ये स्टैट्स देखिए, चाइना को डायरेक्टली इन्वॉल्व करना एक बड़ा ट्रैप होगा। आई एम नॉट सेइंग कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस चाइना को हरा नहीं सकते। आई एम सेइंग कि इन अ वॉर देयर आर नो विनर्स, ओनली लॉस्ट लाइव्स ऑन बोथ साइड्स। चौथा और आखिरी पिलर है ग्लोबल इमेज। 2011 में ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया और अमेरिका ने तुरंत उसका काम तमाम कर दिया, लेकिन गोली सिर्फ ओसामा को नहीं लगी, गोली ने पाकिस्तान की इमेज को भी तोड़ कर रख दिया। हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। जहां भारत इस सेंचुरी में अगर सुपर पावर नहीं तो एक ग्रेट पावर बन सकता है, ऐसा पूरी दुनिया मानती है, पाकिस्तान की इमेज एक एड बेस्ड इकोनॉमी की बन चुकी है। पाकिस्तान को एक बीमारी है, लोन लेने की बीमारी। पाकिस्तान एक विशियस साइकिल में अटक चुका है। देश में प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए देश में गरीबी है। लोग गरीब हैं तो टैक्स से पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता तो आईएमएफ से लोन लेना पड़ता है। ये लोन इन्हीं गरीब लोगों को खुश रखने के लिए, टेम्पररी शांत करने के लिए सब्सिडीज के रूप में खर्च होता है, जिससे देश में प्रॉब्लम्स और बढ़ते हैं, क्योंकि इन पैसों का इस्तेमाल रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट करने के लिए पाकिस्तान करता है ही नहीं। वो अपने पॉलिटिक्स पर, अपने मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाने पर खर्च करता है, जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। पाकिस्तान पैसे कैसे कैसे कमाता है, उन्हीं के बजट को देखते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स है 9,40,000 करोड़, कैपिटल रिसीट्स है 2,37,000 करोड़ और एक्सटर्नल रिसीट्स हैं 5,54,000 करोड़। पाकिस्तान के टोटल बजट का 28.5% हिस्सा उन्हीं के फॉरेन लोन्स के रीपेमेंट में जाता है, दैट इज 3,93,000 करोड़, और मिलिट्री को 1.5 लाख करोड़ मिलता है, एटलीस्ट ऑफिशियली। और खर्चे कहाँ होता है? सिर्फ इन दो बातों के लिए पाकिस्तान अपने टोटल बजट का 40% उड़ा देता है। तो बाकी कामों के लिए पैसा बचेगा क्या? घंटा। यही लोन के हफ्ते चुकाने के लिए पाकिस्तान नए नए लोन्स लेता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझकर अब भारत कोशिश कर रहा है कि आईएमएफ पाकिस्तान को लोन देना बंद करे। आइसोलेशन इज द की, और यही भारत का सबसे इफेक्टिव वेपन होगा, क्योंकि आइसोलेशन का असर उस पार्ट पर होगा जिससे भारत को भी नुकसान होता है और पाकिस्तान की आम जनता को भी, और वो है पाकिस्तानी फौज। आप ही सोचिए, अगर पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की पॉलिसीज डिक्टेट करती है, अगर आर्मी के हर ऑफिसर को रिटायर होने पर जमीन दी जाती है, पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियली पूरे पाकिस्तान का 12% लैंड ओन करती है, जब एक मेजर जनरल रिटायर होता है तो उसे 240 एकड़ फार्म लैंड प्रेजेंट के तौर पर दिया जाता है, तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम भारत नहीं, प्रॉब्लम उनकी खुद की आर्मी है। वीडियो की शुरुआत में हमने एक ट्रैप के बारे में बात की, ये वही ट्रैप है। पाकिस्तानी आर्मी दुनिया को कन्विंस करना चाहती है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उनके बगैर पाकिस्तान सरवाइव ही नहीं कर सकता। सच तो ये है कि उनकी वजह से पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, और ये सब हम नहीं, अल जजीरा भी कहता है, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान की ये वॉर एक आइडियोलॉजिकल वॉर होगी, जो गन से नहीं,
पाकिस्तानी आर्मी की इमेज पर फैक्ट्स के साथ अटैक करके होगी, जहां हमें दुनिया को कन्विंस करना होगा कि पाकिस्तान में मिलिट्री का इन्फ्लुएंस कम करे, जिससे इस रीजन में पीस प्रस्थापित होगा। और इस मिशन में आप हमारा साथ दे सकते हैं। इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि लोग समझ जाए कि ये वॉर अलग है। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आउटस्किल। अपने आप को रिसेशन प्रूफ कीजिए एआई के साथ। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो नीचे अटैक मोड स्पैम कर दीजिए। देखते हैं कितने लोग एंड तक वीडियो देखते हैं, क्योंकि आपको जियोपॉलिटिक्स का रूप एक आसान भाषा में समझाने से मुझे फर्क पड़ता है।